नमस्कार आप सभी को। आज हम जनजाति की अवधारणा, जनजाति और जाति में अंतर पर अध्ययन करेंगे। भारत एक विशाल देश है, इसमें अनेक विविधताएं हैं। आदिकाल से यहाँ विभिन्न धर्मों, मतों, संप्रदाय, संस्कृति, जातियों, प्रजातियों के लोग निवास करते रहे हैं। इन सभी ने यहाँ की सामाजिक व्यवस्था और संगठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और एक भारतीय समाज को एक विशिष्ट स्वरूप या पहचान दी है। जाति प्रथा, जनजाति, ग्राम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत आदि यहाँ के समाज की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। भारत के प्राचीन साहित्य में जनजाति शब्द का उल्लेख तो नहीं मिलता, परंतु इन समूहों को विशिष्ट नामों से जाना जाता था, जैसे गौंड, संथाल, भील आदि। भारत के प्राचीन प्रामाणिक साहित्य में दक्षिण भारत में कुरुम्बा, इरूला एवं पनिया, मध्य भारत में असुर, सावरा, उरांव, गौंड, संताल, भील एवं उत्तरी पूर्वी भाग में बोडो, अहोम आदि जनजातियों का उल्लेख मिलता है। अंग्रेज़ों के समय में जनजाति संबंधी सामाजिक श्रेणी की अवधारणा विकसित हुई। इसका उद्देश्य इन लोगों को हिंदू, मुस्लिम, अन्य धार्मिक समूहों से पृथक रखना था। इनको शेष लोगों से अलग बनाए रखने का आधार जनजातियों का धर्म था, जो शेष लोगों के धर्मों से भिन्न था। 1919 के अधिनियम द्वारा जनजातियों के स्थानीय जनसंख्या के आधार पर पूर्णतः पृथक एवं आंशिक रूप से पृथक क्षेत्र बनाए गए। अंग्रेज इन लोगों की पृथक श्रेणी को स्पष्ट नाम नहीं दे सके। यही कारण है कि विभिन्न जनगणनाओं में इनके लिए जिन नामों का प्रयोग हुआ वे हैं जीववादी, पहाड़ी, वन्य जाति, आदम जातियाँ, जनजातियाँ आदि। जनजाति का अर्थ और परिभाषा। गोत्र का एक विस्तृत स्वरूप जनजाति है। यह खानाबदोशी, जत्थे, झुंड, गोत्र, भ्रातृदल एवं अर्धांश से अधिक विस्तृत एवं संगठित होती है। जनजाति को परिभाषित करते हुए गिलन एवं गिलन लिखते हैं, स्थानीय आदिम समुदायों के किसी भी संग्रह को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते हैं। डॉक्टर रिवर्स के अनुसार जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। इंपीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार एक जनजाति परिवारों का एक संकलन है जिसका अपना नाम होता है, जो एक बोली बोलते हैं, एक सामान्य भूभाग में रहते हैं और जो प्राय अंतर्विवाह नहीं करती हैं। चार्ल्स विनिक ने जनजाति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक जनजाति में क्षेत्र, भाषा, सांस्कृतिक समरूपता तथा एक सूत्र में बंधने वाला सामाजिक संगठन आता है। यह सामाजिक उपसमूहों जैसे गोत्रों या गांवों को सम्मिलित कर सकता है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि एक जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय मानवीय समूह है जिसकी एक सामान्य संस्कृति, भाषा, राजनीतिक संगठन एवं व्यवसाय होता है तथा जो सामान्यतः अंतर्विवाह के नियमों का पालन करता है। अब हम अनुसूचित जनजातियों के बारे में देखेंगे। समाजशास्त्रियों का मानना है कि भारतीय आदिवासियों के लिए उचित संबोधन पिछड़े हुए हिंदू हैं, इन्हीं को जनजाति नाम दिया गया। इनके अनुसार इन्हें तकनीकी दृष्टि से अनुसूचित जनजाति कहा जाना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनुसूचित जनजातियों का संरक्षण तथा विकास संविधान का दायित्व समझा गया। इससे कार्य हेतु जनजातियों की एक सूची बनाई गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड प्रथम में बताया गया कि राष्ट्रपति सार्वजनिक सूचना द्वारा जनजातियों, जनजातीय समुदायों एवं जनजातीय समुदाय के भीतरी समूहों की घोषणा करेंगे। अब हम जनजातियों की विशेषताओं का बारे में अध्ययन करेंगे। जनजातीय समाज की विशिष्ट विशेषताओं को हम देखते हैं। प्रथम, सामान्य भूभाग। एक जनजाति एक निश्चित भूभाग में निवास करती है। इसके परिणाम स्वरूप उस भूभाग से लगाव एवं उसके सदस्यों में दृढ़ सामुदायिक भावना का विकास हो जाता है। सामान्य भूभाग में रहने के कारण ही उनमें सामान्य जीवन की अन्य विशेषताएं विकसित होती हैं। द्वितीय, सामान्य भाषा। एक जनजाति के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान एक ही सामान्य भाषा का प्रयोग कर करते हैं। भाषा के माध्यम से वे अपनी संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को करते हैं।
विस्तृत आकार, एक जनजाति में कई परिवारों का संकलन होता है। इसमें कई वंश, समूह, गोत्र और भ्रातृ दल होते हैं। अंतर्विवाह, एक जनजाति के सदस्य अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं। प्रत्येक जनजाति का एक नाम होता है। प्रत्येक जनजाति के सदस्यों की एक सामान्य संस्कृति होती है। उनके रीति रिवाज, प्रथा, लोकाचार, नियम, कला, धर्म, जादू, संगीत, नृत्य, खान पान आदि में समानता होती है। जनजाति में आर्थिक आत्मनिर्भरता पाई जाती है। इनका अपना एक राजनीतिक संगठन होता है। इसमें अधिकांशतः एक वंशानुगत मुखिया होता है जो परंपराओं का पालन कराने, नियंत्रण बनाए रखने एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था करता है। एक जनजाति में खान पान, विवाह, परिवार संबंधी समान निषेध पाए जाते हैं। इनमें हम की भावना होती है। इनमें नातेदारी का अपना विशिष्ट महत्व होता है। प्रत्येक जनजाति का अपना विशिष्ट धर्म होता है। इनके धर्म में प्रकृति पूजा, आत्मवाद, जीववाद, मानववाद की प्रधानता अधिक होती है। कई जनजातियों की उत्पत्ति भी एक सामान्य पूर्वज से ही मानी जाती है। पिटिंगटन ने आदिम या जनजातीय समाज की निम्न विशेषताएं बताई हैं कि आदिम या जनजातीय समाज निरक्षर समाज है। इनमें लेखन या लिपि नहीं पाई जाती। जनजातीय समाज का संगठन सरल प्रकार का होता है। इनमें प्रौद्योगिकी का विकास निम्न स्तर का पाया जाता है। इनमें नातेदारी एवं स्थान के आधार पर निर्मित सामाजिक संबंध अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें आर्थिक विशेषीकरण, सामाजिक समूह की बहुलता का भी अभाव पाया जाता है। तो हमने देखा कि जनजाति का अर्थ और जनजाति की विशेषताएं क्या क्या हैं। पुराने ज़माने में राजनीतिक इकाई जनजाति की अवधारणा में अब बदलाव आया है। अब हम देखते हैं कि जनजातियों में भी कई तरीके के बदलाव आ गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई वर्षों से जनजातीय समुदायों को संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। इससे जनजातियों को विशिष्ट जनजातीय भाषा तथा सांस्कृतिक इकाई के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने का भी मौका मिला है। तो धन्यवाद।